हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को लेबर लॉज में श्रमिक विधि में एक नया अधिनियम आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वह अधिनियम है उपदान संदाय अधिनियम 1972, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अब आप समझ रहे होंगे कि उपदान किसे कहते हैं। उपदान मीन्स होता है जब कोई भी कर्मचारी में जो कारखाने में काम कर रहे हैं, खान तेल क्षेत्र, बागान, पत्तन, रेलवे कर्मचारी, दुकान अथवा अन्य स्थापन में जो लगे हुए हैं, वो कार्यस्थल पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। निरंतर कार्य मीन्स कि निरंतर उन्होंने सेवा अपनी पूरी की है। इस अधिनियम के अनुसार जो निरंतर सेवा बताई गई है वो 5 वर्ष होना आवश्यक है। 5 वर्ष पूरा करने के पश्चात ही उनको ये उपदान का संदाय किए जाता है। अब उपदान संदाय मतलब 5 वर्ष को क्या हो, 5 वर्ष में भी कुछ दिन निर्धारित किए गए हैं। वो दिन कौन से हैं कि कितने दिन होने चाहिए ऐसे कर्मचारी जो नियोजित किए गए हैं। तो इसमें जो है इस अधिनियम के द्वारा भी निर्धारित ये किया गया है कि जो कर्मचारी ऐसे होते हैं जो निरंतर सेवा में कार्यरत हैं, रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट किए गए हैं, कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो सीजनल में अपॉइंट किए जाते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के पश्चात मीन्स कि उनका कार्य पूरा हो गया है, एज मतलब 60 ईयर्स कंप्लीट हो गया, 62 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, तो उसके पश्चात उनको एक अमाउंट दिया जाता है, वही आपका उपदान। लेकिन अगर उन्होंने 5 वर्ष सेवा में वो कुछ दिन निर्धारित किए, वो दिन पूरा अगर कर किया है तभी उनको ये अमाउंट दिया जाएगा। सेकेंड की अर्धवर्षिता की सुपर एनम, अगर उनको किस समय पश्चात से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, आपके फॉर एग्जांपल आर्मी पर्सन होते हैं, उनकी जो ड्यूटी होती है 15 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, 10 ईयर्स के लिए। तो अगर उनका भी कार्य पूरा हो जाता है, अगर उन्होंने अपनी उस कार्य से मतलब कि उन्होंने क्या किया, वहाँ पे रिज़ाइन दे करके कहीं और जाके अपॉइंट होना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी उनको अगर 5 वर्ष पूरा कर लिया है तो ये अमाउंट दिया जाएगा। और थर्ड कंडीशन इसमें दिया गया है कि अगर किसी की वर्किंग प्लेस पे एक्सीडेंट हो जा रहा है, कार्य के स्थल पे अगर उनका कोई भी जो है दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना के पश्चात कोई ऐसी बीमारी हो गई है या बीमारी हो जा रही है, दुर्घटना में डिसेबलमेंट हो गया है, मतलब निशक्तता आ जा रही है, वो कार्य करने में क्षमता कम हो गई है, या कोई ऐसी बीमारी हो गई कि वो कार्य नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो उन्होंने 5 वर्ष पूरा किया है तो 5 वर्ष के पश्चात उनको जो है ये आपका उपदान का भुगतान किया जाएगा। एंड 4 कैटेगरीज है कि आपके जो है कार्यस्थल में दुर्घटना के पश्चात कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के पश्चात अगर उन्होंने निरंतर सेवा पूरी नहीं की है, 5 वर्ष भी नहीं पूरा किया है, तो उनको भी जो है उपदान संदाय के द्वारा ये जो आपका ये उपदान संदाय किया जाएगा। अब उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत हम एक बात और आप लोग को बताना चाहते हैं कि अभी जो है हमारी फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं, इंडियन गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ इस अधिनियम में संशोधन के लिए एक प्रपोजल रखा है। प्रपोजल ये क्या है कि जो से पहले इस अधिनियम में ये रूल है कि 5 वर्ष तक 5 ईयर्स कंटिन्यूअस सर्विस किया है, निरंतर सेवा अपनी दी है। अब ये 5 वर्ष को उन्होंने क्या किया है कि उसको घटा करके 1 वर्ष, अगर कोई भी कर्मचारी 1 वर्ष तक उस कार्यस्थल पे कार्य किया है तो उसके दिन निर्धारित किए जाएंगे, उसके अनुसार उसको जो है ये आपका उपदान संदाय किया जाएगा। लेकिन अभी ये बिल प्रपोज नहीं हुआ है, आपका पार्लियामेंट में बिल प्रपोज हो जाएगा इसमें, फिर उसके बाद से अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद से इस अधिनियम में उसको लागू किया जाएगा। बस ये प्रपोजल रखा गया है। अब इस अधिनियम के बारे में आपको बताते हैं। ये अधिनियम जो है 21 अगस्त 1972 होल ऑफ इंडिया में इसको लागू किया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन हमारे इंडिया में अभी जो अमेंडमेंट हुआ है अगस्त में, उसमें ये कहा गया है कि जितने भी भारत के अधिनियम हैं उसको पूरे भारत में लागू किया जाएगा। अब इसको जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू किया गया है। इस अधिनियम में सेक्शंस टोटल 1 to 15 सेक्शंस हैं। सेक्शंस में अलग अलग बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं कि किसको संदाय करना चाहिए, कितने समय
कार्य करना है के पश्चात उनको संदाय किया जाएगा। तो इस अधिनियम में सेक्शन 1 एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 1 को मीन्स इस अधिनियम को लागू किया गया। सेकेंड की ऐसे स्थापन पे जहां कर्मचारी 10 कर्मचारी या 10 से अधिक कर्मचारी नियोजित किए गए हैं, वहां पर इस अधिनियम को लागू किया जाएगा। कि पिछले वर्ष मतलब कि पिछले लास्ट ईयर में जो भी आपके एम्प्लॉयज़ 10 या 10 से अबव हैं, एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, वर्कमैन भी हो सकते हैं, लेबर भी हो सकते हैं, अगर वो 10 टन से अबव उन्होंने वर्क किया है, मतलब पूरे साल 10 से अबव है, तो वहाँ पर इस अधिनियम को लागू किया जाएगा। अब सेक्शन 1 पे एक डिस्प्यूट हो गया था, क्या एजुकेशनल प्लेस पे कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, शिक्षा संस्था है, क्या वहाँ पे ग्रेच्युटी अमाउंट पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसमें एक्ट में एक्सप्लेन किया गया जो गवर्नमेंट आपके इस्टेब्लिशमेंट प्लेस है एजुकेशनल, वहाँ पे तो पे किया जाता है, लेकिन जो उससे रिलेटेड एफिलेटेड है क्या वहाँ पे किया जाएगा। तो उसमें केस हुआ था, उस केस के आपके राम गोपाल व्यास लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस श्री महेश शिक्षण एजुकेशन एंड अदर्स 1996। इस केस के द्वारा उनको जो एक्सप्लेन सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दिया कि एफिलेटेड जितने भी आपके स्कूल हैं, अगर उन्होंने क्या है कंटिन्यूअस सिविल सर्विस कंप्लीट कर ली है, तो वहाँ पर उनको ये ग्रेच्युटी अमाउंट पे किया जाएगा। अब सेक्शन 2 में आ जाइए। सेक्शन 1 में आपका ये कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन परिभाषाएं। डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स कुछ ऐसे स्थापन हैं जहाँ पर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉई अपॉइंट किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो वहाँ पे वो उनको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा गया है, समुचित सरकार कहते हैं। सेकेंड आपका है सेक्शन 2 क्लॉज बी, आपका है कंप्लीट ईयर सर्विस, सेवा का संपूरित वर्ष। सेवा का संपूरित वर्ष कहा गया 1 वर्ष की निरंतर सेवा से अभिप्रेत है। सेक्शन 2 क्लॉज बी मतलब 1 वर्ष की जो उनका पिछला वर्ष है, जो ऐसे पिछले वर्ष में उन्होंने लेकर के इस वर्ष तक जो कार्य किया है, उसको ही आपका जो है कंप्लीट ईयर सर्विस कहा गया है। सेक्शन 2C, सेक्शन 2 में आपका कंटिन्यूअस सर्विस की बात की गई है, निरंतर सेवा। निरंतर सेवा को जो परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज ए में उसको डिफाइन किया गया है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन आपका है 2 दी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, नियंत्रण प्राधिकार। नियंत्रण प्राधिकार इस अधिनियम में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो अगर कोई विवाद हो रहा है, तो वो आपका नियंत्रण प्राधिकारी उसमें जो है विवाद का निपटारा करता है। नेक्स्ट आपका जो है सेक्शन 2E कर्मचारी। कर्मचारी ऐसे हैं जिनको कार्य पे नियोजक द्वारा नियोजित किया जाता है सेवा शर्तों के द्वारा, उसके पश्चात कुछ उनको पारिश्रमिक दिया जाता है, तो उनको हम कर्मचारी कहते हैं। कर्मचारी संविदा द्वारा नियोजित किया जाते हैं, चाहे अभिव्यक्ति हो या विवेचित संविदा के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी 2 क्लॉज एफ नियोजक एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर नियोजक किसी भी ऐसे स्थापन पे कारखाना, खान तेल क्षेत्र, आपका जो है प्लांटेशन, पतन, रेलवे डिपार्टमेंट और कोई भी ऐसी दुकान से संबंधित, वहाँ पे जो जिसको नियोजित कर रहा है उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपका है सेक्शन 2G फैक्ट्री कारखाना। कारखाना की जो परिभाषा दी गई है आपके फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज ई में वहाँ पे कारखाना को परिभाषित किया गया है। अब नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है सेक्शन 2H कुटुंब। कुटुंब मीन्स होता है परिवार, फैमिली। अब कुटुंब की परिभाषा यहाँ पे क्यों परिभाषित की गई है, क्योंकि अगर जो है कार्य के दौरान किसी की दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना के पश्चात अगर उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के पश्चात जो नॉमिनीज नाम निर्देशित व्यक्ति होंगे उनके उसमें सर्विस में, तो उनको ही जो है वो ग्रेच्युटी अमाउंट पे किया जाएगा, उन्हीं को कुटुंब कहते हैं। और इसमें बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं। महापतन आपका अधिसूचना, तेल क्षेत्र, बागान, सेक्शन 2GHIJKLMNO। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है सेक्शन 2R इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपका सुपर एनम। सुपर एनम मीन्स अर्धवर्षिता। किसी कर्मचारी की अगर कर्मचारी द्वारा उसकी आयु
की प्राप्ति, सेवा की संविदा की जो शर्तें होती हैं कि सेवा की संविदा कि आपको इतने समय के लिए नियुक्त किया गया है, 10 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के बाद आपका रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके जो है फोर्सेस जो होते हैं, फोर्सेस आपके हैं एम्प्लॉयमेंट प्लेसेस फॉर आर्मी ले लीजिए, आर्मी, तो वहाँ पर अगर उनको जो है अर्धवर्ष पर एनम के द्वारा रिटायरमेंट कर दिया जाता है तो वो जो है उनको भी ऐसे आपके एम्प्लॉयज़, वर्कमैन, लेबर्स को क्या है, आपको वो आपका ग्रेच्युटी अमाउंट पे किया जाएगा। मीन्स ग्रेच्युटी अमाउंट पे तभी किया जाएगा जब वो जो है इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो आपके रूल्स फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट आपका जो एक्सप्लेन है सेक्शन 2 क्लॉज ए, कंटिन्यूअस सर्विस, निरंतर सेवा। अब निरंतर सेवा की जो परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका है। निरंतर सेवा किसी भी कर्मचारी के बारे में ये समझा जाता है कि कोई भी जो कर्मचारी अगर उसने 5 वर्ष तक कार्य किया है, उस 5 वर्ष में कुछ दिन निर्धारित किए गए, वो दिन के अनुसार अगर वो दिन उनके पूरे हो जाते हैं, कौन कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपके एम्प्लॉई है, अगर एम्प्लॉई की अटेंडेंस इतनी कंप्लीट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए अटेंडेंस क्या है आपका है 75% होना कंपलसरी है। ऐसे आपके लिए कंटिन्यूअस सर्विस में भी एम्प्लॉय का जो 5 इयर्स मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, उस क्वालिफिकेशन में कुछ डेज बताए गए हैं। अगर वो दिन उनके जो है निरंतर सेवा में पूरे हो गए हैं, वो दिन अगर पूरे हैं तभी उस दिन के उसके बाद ही उनको अमाउंट ये पेमेंट किया जाएगा। अब सेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 1 की अगर किसी भी कर्मचारी को ये अमाउंट कब निरंतर सेवा जो कैलकुलेशन किया गया है वो क्या होगा कि अगर कोई 5 वर्ष तक कार्य किया है, जो दिन निर्धारित किए गए हैं उसमें अगर उसने कोई छुट्टी ले ली है या हड़ताल पे चला गया है या उसकी कोई बीमारी हो गई है या कोई महिला जो है मैटरनिटी बेनिफिट ले रही है कि प्रसूति प्रसूदा अधिनियम के द्वारा कोई उसने छुट्टी ले रखी है, तो या काम बंदी हो गया है, बहुत सारे ऐसे जो है छुट्टियां होती हैं, तो उन छुट्टियों को इससे अलग नहीं किया गया है, उन छुट्टियों को भी वो दिन के अंदर उनको इंक्लूड किया गया है। अब सेक्शन 2A सब क्लॉज 1 कंप्लीट, सेकेंड आप सब क्लॉज 2 आ जाइए। कोई भी कर्मचारी किसी मतलब स्थापन में अगर नियोजित किया गया है, अगर उसने 5 वर्ष पूरा कर लिया है, लेकिन वो 5 वर्ष के लिए जो नियोजित की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कर्मचारियों को रेगुलर बेसिस पे नियोजित किया जाता है कि पूरे जीवन मतलब इस पर रिटायरमेंट ना हो जाए। कुछ कर्मचारी होते हैं जो सीजनल मतलब जब मौसमी कार्य होते हैं तब उनको अपॉइंट किया जाता है, तो उससे संबंधित रूल्स क्लॉज 2 में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई भी जो है पूर्ववर्ती जो आपका कैलेंडर ईयर सेक्शन क्लॉज 2 में कहा गया है कि 1 वर्ष में अगर उसने निरंतर सेवा पूरी जो है जो गणना की गई है, गणना मतलब कि कैलकुलेशन डेज निर्धारित किए गए हैं। सेक्शन आपके जो है 2 क्लॉज ए में, सब क्लॉज 2 में, सब क्लॉज ए में कि कैलेंडर के लास्ट ईयर का वो काउंट किया जाएगा। लास्ट ईयर मीन कि अगर कोई रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट है तो उस 5 इयर्स में अगर उसने 190 डेज कंप्लीट किया है, मीन्स कहा गया है जो है 240 डेज, अगर वो रेगुलर बेसिस में है तो अगर उसने वो 240 डेज में उसने कार्य पूरा किया है तो वो क्या हो जाएगा, वो निरंतर सेवा के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे कर्मचारी को क्या किया जाएगा, वो अमाउंट पे, ग्रेच्युटी अमाउंट पे किया जाएगा। सेकेंड इसमें दिया गया है कि कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो माइंस में काम करते हैं, खान में काम करते हैं, तो खान में काम करने के लिए उनको एक सीमित समय के लिए ही खान में भेजा जाता है कार्य करने के लिए। तो ऐसे कर्मचारी जो किसी खान में नियोजित किए गए हैं तो उनको कहा गया है 190 डेज, 190 दिन तक अगर उन्होंने सब छुट्टी को कंक्लूड करके उस 5 वर्ष में 190 दिन अगर उन्होंने पूरा उनके जो अटेंडेंस कंप्लीट हो जाती है, कार्य को पूरा किया है, तो वो आपके जो है वो निरंतर सेवा के अंतर्गत आएंगे और उनको जो है ये उपदान संदाय किया
जाएगा। अब नेक्स्ट आपका जो है इसमें सेक्शन 2 क्लॉज ए में एक्सप्लेन किया गया है कि छमाई कि जो आपके सीजनल वर्क के लिए काम करते हैं, मौसमी समय के लिए, तो ऐसे समय के लिए वो निर्धारित किया गया है जो मौसमी समय के लिए निर्धारित किए 6 महीने के लिए कार्य कर रहे हैं, 3 महीने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो 6 महीने के अनुसार अगर भी कोई भी कर्मचारी जो है रेगुलर बेस पे है कि लगातार साल भर में 6 महीने के लिए नियोजित किया गया है, या तो ऐसे कर्मचारियों को क्या है 140 डेज जो है निरंतर सेवा अनिवार्य कहा गया है। या कोई ऐसा कर्मचारी जो खान में काम कर रहा है 6 महीने के लिए, तो ऐसे कर्मचारियों को क्या है 95 डेज निरंतर सेवा के लिए 95 डेज होना अनिवार्य कहा गया है। तो अगर ये ऐसे कर्मचारी जो आपके रेगुलर बेस पे हैं, तो वो रेगुलर बेस के लिए मैंने कहा गया था तो उनके डेज़ 240 डेज़ होंगे। अगर रेगुलर बेस पे आपके जो बाइंस में वर्क कर रहे हैं तो वो 90 डेज़ अगर उन्हें कंप्लीट किया गया है तो निरंतर सेवा में परिभाषित किया गया है, तो ऐसे कर्मचारियों को उपदान संदाय किया जाएगा। परंतु अगर कोई मौसमी के लिए कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए भी दिन निर्धारित किए गए हैं। अगर वो रेगुलर बेसिस पे हैं, मतलब कि 6 महीने के लिए लगातार वो कार्य कर रहे हैं, तो वो आपके जो है 140 डेज उनको कार्य करना अनिवार्य, अटेंडेंस होना कंपल्सरी किया गया। अगर वो आपके 6 मंथ में माइंस में कार्य नियोजित किए गए हैं तो 95 डेज इसमें जो है कंपल्सरी किया गया है। तो ऐसे कर्मचारियों को जो है उनको नियोजन के पश्चात उनका जो है समय पूरा हो गया है, रिटायरमेंट हो जा रही है या अर्धवर्षिता हो जा रही है या कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, उनको कोई बीमारी हो जा रही है, बीमारी या कुछ ऐसी भी जो डेथ हो जा रही है, तो उनको जो है ये उपदान निरंतर सेवा अगर उन्होंने पूरा कर लिया है तो उनको उपदान संदाय किया जाएगा। अब इस अधिनियम में आपका नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 3। सेक्शन 3 में कहा गया है, आपके एक्सप्लेन किया गया है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, नियंत्रक प्राधिकार। नियंत्रक प्राधिकार जैसे मैंने अभी बताया था, आपको डेफिनेशन में भी एक्सप्लेन किया गया था। कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसे कहते हैं? कंट्रोलिंग अथॉरिटी की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, मीन्स समुचित सरकार के द्वारा इनको नियोजित किया जाता है, और समुचित इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, इनके फंक्शंस एंड ड्यूटी, कि जो इस एक्ट से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं उसके अनुसार वो उस कार्य को पूरा करेंगे। अपनी ड्यूटी, अगर कोई विवाद हो जा रहा है कहाँ पे, किस प्लेस पे, इस्टेब्लिशमेंट प्लेस पे उनको ग्रेच्युटी अमाउंट पे किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, कि कौन से रूल्स ऐसे आए हैं, तो उससे संबंधित ये जो है ये कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ अपना ड्यूटी पूरा करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 4, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। अब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है कि जो उपदान का संदाय कैसे हम किसी भी जो है कोई भी एम्प्लॉई है, वर्कमैन है, तो कैसे हम उसको उपदान का संदाय करेंगे। तो इसके लिए सेक्शन 4 क्लॉज 1, सेक्शन 4 क्लॉज 1 में फर्स्ट पॉइंट यही है कि मिनिमम 5 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस है, कि कम से कम 5 वर्ष अगर उसने सेवा करने के पश्चात ही उसको जो है क्या है ये उपदान को संदाय किया जाएगा। अब सेक्शन 4 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फर्स्ट पॉइंट है अर्धवर्षिता। अर्धवर्षिता मीन्स सुपर एनम, कि 15 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए गए, उसके बाद उनका रिटायरमेंट किया जा रहा है, तो उनको जो अगर उसने 5 वर्ष कंप्लीट कर लिया, निरंतर सेवा के फुल डेज कंप्लीट है, तो उनको उपदान संदाय किया जाएगा। क्लॉज बी है, या किसी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, त्याग की कहीं और ज्वाइन करा, लेकिन 5 वर्ष अगर उसने पूरा कर लिया है तो ऐसे जो है, या उसका जो रिटायरमेंट हो जा रहा है, तो उसके ये 2 कंडीशन क्लॉज बी में दिया गया है कि रिटायरमेंट हो जा रहा है या वो छोड़ करके कहीं और स्थान पे जा, लेकिन 5 वर्ष कंप्लीट कर लिया, निरंतर सेवा कंप्लीट कर लिया, तो उसको भी उपदान संदाय किया जाएगा। या सी है क्लॉज सी, किसी दुर्घटना या रोग के पश्चात उसकी मृत्यु हो जा रही है या उसके अंदर कोई निशक्तता आ जा रही है, तो ये जो है उसको उपदान संदाय किया जाएगा। अब सेक्शन 4 क्लॉज 2, क्लॉज 2 मीन्स कैलकुलेशन, कि उपदान की गणना कैसे की जाएगी, इसके लिए आपका एक फॉर्मूला बनाया गया है। उस फॉर्मूला में इसमें कहा गया है आपका जो उपदान जो है संदाय इक्वल
आपका मासिक प्राप्त मजदूरी, मतलब कि मंथली जो वेजेस आपका मिल रहा है, उस मंथली वेजेस को आपको क्या करना है, 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, 15 से गुणा कर देना है और डिवाइड 26 वीक। तो 15 डेज कहा गया है कि किस लिए बनाया गया है, आपके जो मंथली वेजेस, जो मासिक में आपको वेजेस मिल रहा है, और 15 डेज क्या है, 15 डेज मतलब कि 15 दिन आपने जो कार्य किया है उसको मासिक मजदूरी से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। एंड 26 वीक, 26 वीक में से 5 वर्ष में जो 26 वीक को कैलकुलेट करके जो आपका टोटल अमाउंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो ग्रेच्युटी अमाउंट होगा। ये आपके रेगुलर बेसिस जो एम्प्लॉयज़ है, उस रेगुलर बेसिस एम्प्लॉयज़ के लिए आपका जो है ये कैलकुलेशन किया गया है। अब आपके सीजनल बेसिस के लिए एम्प्लॉय के लिए क्लॉज 2 में एक्सप्लेन किया गया है कि क्लॉज 2 में सीजनल बेसिस पे कि जो आपका इसमें जो फॉर्मूला दिया गया है, मंथली वेजेस मल्टीप्लाई करना है आपका जो है 7 डेज से और डिवाइड करना है 26 वीक। तो उस कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट होगा वही आपका जो है आपका पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमाउंट दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्लॉज 3 है कि ग्रेच्युटी अमाउंट में जो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। ग्रेच्युटी अमाउंट जब ये एक्ट इन्फोर्स किया गया था तो उसका अमाउंट फिक्स किया गया था आपका 3000 समथिंग रुपीज़, 3000, फिर अमेंडमेंट हुआ 1,20,000 रुपीज़। अमेंडमेंट करते करते हुए आप 10 लाख रुपीज़ हो गया है कि जिसने नॉर्म्स कंप्लीट कर लिया है तो उसको 10 लाख रुपीज़ ग्रेच्युटी अमाउंट दिया जाएगा। लेकिन फिर इसमें आपका 2010 में अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट ये हुआ है कि जो ग्रेच्युटी अमाउंट होगा वो 20 लाख रुपीज़ मैक्सिमम अमाउंट उसको पे किया जाएगा। लेकिन फरवरी 2020 में एक अलग से अमेंडमेंट हुआ है। उसमें ये अमेंड हुआ है जो आपका ग्रेच्युटी अमाउंट इस एक्ट के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया, उसमें 5% एक्स्ट्रा उस अमाउंट को इंक्लूड करके आपको ग्रेच्युटी अमाउंट पे किया जाएगा। अब सेक्शन 5 में कि जो इस कर्म नियोजक द्वारा जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित राशि दे दी गई है वही जो है राशि जो है वो कर्मचारियों को दी जाएगी, कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें कहा गया है इसी में आपके जो है सेक्शन 4 में आपके डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ग्रेच्युटी जो है अमाउंट नहीं दिया जाएगा, कि उपदान का संदाय नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जिन्होंने क्या किया है, जानबूझ करके कोई चोरी की है, जानबूझ करके किसी के साथ आपराधिक कार्य किया है, छल किया है, कपट किया है, तो उससे कोई नुकसान होता है, उस नियोजक का, एम्प्लॉयर का कोई नुकसान हो रहा है, तो उस जो ग्रेच्युटी अमाउंट है उससे कटौती करके डिडक्ट करके उनको वो अमाउंट पे किया जाता है। अगर उससे ज़्यादा है तो उनको कोई अमाउंट पेमेंट ग्रेच्युटी नहीं किया जाएगा। अब आपका नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन आपका है 4A, कंपल्सरी बोनस की अनिवार्य बीमा, कि अगर कोई भी कर्मचारी अगर नियोजित किया गया है तो जो उसका निर्धारित आपका कंपल्सरी बोनस दिया जा रहा है, उस बोनस उस आपके जो है नियोजक के द्वारा देना अनिवार्य है। वो जो है समुचित सरकार के द्वारा निर्धारित इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है आप पावर ऑफ एग्जम्पशंस, छूट देने की शक्ति। समुचित सरकार अगर चाहती है तो नियोजक को छूट भी दे सकती है कि आप इतना अमाउंट ना पे करिए, लेकिन वो शर्तों के अनुसार जो इस अधिनियम के द्वारा जो शर्तें दी गई हैं, जो चाहे आपके कारखाने अधिनियम के द्वारा जो शर्तें बनाई गई हैं, खान में है, तेल क्षेत्र में, बागान में और रेलवे कंपनी, बहुत सारे ऐसे दुकान में जो उनके अधिनियम के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, तो वो आपके जो समुचित सरकार शर्तों के अनुसार ही उनको छूट प्रदान कर सकती है। अब छूट कि उपदान की छूट क्या हो सकती है, जैसे कोई एम्प्लॉय में कोई आपकी संविदा हो गई है, संविदा के पश्चात अगर उसने जो 5 वर्ष के बाद उसने कहा कि मुझे कोई अमाउंट नहीं चाहिए, तो इसमें जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्धारित अधिनियम किया है इसमें तो कहा गया दिया जाएगा, लेकिन अगर वो खुद से वो मना कर रहा लेने से तो उसको जो है नहीं
वो उसको अमाउंट पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 6 आ जाइए, नॉमिनेशन, नाम निर्देशन। मैंने आपको सेक्शन 2 में बताया था, डिफाइन किया गया कुटुंब, फैमिली, परिवार किसे कहते हैं, कि इस अधिनियम के द्वारा किसी कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात कुछ नॉमिनीज बनाए जाते हैं, कि उस सर्विस जो सेवा की कुछ शर्तें होती हैं, शर्तों में उसके नॉमिनीज बनाए जाते हैं। तो उसमें जो नॉमिनीज मेंबर होंगे उनको ही आपका ग्रेच्युटी अमाउंट पे किया जाएगा। चाहे जो भी पर्सन है, तो फैमिली कोई नॉमिनीज पर्सन नहीं है तो उनके परिवार के जो सदस्य होंगे, फैमिली आपके जो फैमिली पारिवारिक अधिनियम के द्वारा उनको कुटुंब को वहाँ परिभाषित किया गया है, जो 3 श्रेणी में विभाजित किए गए हैं। उस श्रेणी में जो प्रथम व्यक्ति होगा उसी को ही इस अधिनियम के द्वारा उसको उपदान संदाय किया जाएगा। अब सेक्शन नेक्स्ट आपका सेक्शन है सेक्शन 7, उपदान की रकम की अवधारणा, डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, कि अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी का डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे, कि एम्प्लॉयर के सेक्शन 7 क्लॉज 1 में है, एम्प्लॉयर को आपको एक एप्लीकेशन मूव करना होगा कि मेरे सेक्शन आपके 3 के द्वारा मेरे ये नॉर्म्स कंप्लीट हो गए हैं, मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ, जो भी आपके हैं सुपर एनम की हो गई है, कि डिसीज़ हो गई है, डिसेबलमेंट, तो आप उनको एक रिटन एप्लीकेशन दे करके उनसे वो अमाउंट ले सकते हैं। उनका प्रोसेस पूरा बताया गया है सेक्शन 7 में, कि विदिन 30 डेज, मतलब कि जिस दिन से आपने अप्लाई किया है ग्रेच्युटी अमाउंट के लिए, उस 30 दिन के अंदर नियोजक उसको वो अमाउंट जो है उसको पेमेंट कर देगा। अब सेक्शन 7 में है कि आपके जो है अगर वो देने से मना कर रहा है, तो अगर कोई विवाद हो जाता है तो इस अधिनियम के द्वारा वो प्राधिकारी जो नियंत्रक प्राधिकारी है, नियंत्रक प्राधिकारी नियोजक के विरुद्ध जो है जांच करा सकता है, क्या कारण है कि उसको वो भुगतान नहीं करना है। अगर वो भुगतान करने में देर हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसमें जो है विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ उस भुगतान को दिया जाएगा, उपदान संदाय किए जाएगा। अब जो इसमें नियंत्रक प्राधिकारी की, जो मैंने बताया था नियंत्रक प्राधिकारी की ड्यूटी आपकी जो है सेक्शन मैंने ड्यूटीज़ एक्सप्लेन की थी वहाँ पे, कि नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 3 के द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है। अब सेक्शन 3 में का आपका इसका रिलेशन सेक्शन 7 से किया गया है। सेक्शन 7 में इसमें नियंत्रक प्राधिकारी की ड्यूटीज़ बताई गई है, कि ड्यूटीज़ आपके जो है सेक्शन 7 क्लॉज 4 क्लॉज 5 6 की जो है क्लॉज 5 6 नियंत्रक प्राधिकारी आईपीसी सेक्शन 21 के द्वारा वो आपका एक पब्लिक सर्वेंट है, और जो है आईपीसी सेक्शन 193 टू 28 के द्वारा आपको जो भी आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है उस प्रोसीडिंग के द्वारा वो कार्रवाई को पूरा करेगा और विवाद का निस्तारण भी करेगा। एंड सिविल प्रोसीजर कोर्ट सीपीसी के द्वारा वो जो भी सीपीसी के द्वारा जो उसको सम्मन इशू कर सकता है, कोर्ट में प्रेजेंट अपने पास प्रेजेंट कर सकता है, उसके दस्तावेज मंगा सकता है, शपथ ले सकता है, साक्ष्य ले सकता है, साक्ष्यों की परीक्षा भी करा सकता है, और उस विवाद का नियोजक को निपटारा के पश्चात नियोजक से कहेगा कि आप इस कर्मचारी को जो है ये पूरा आप भुगतान कीजिए। फिर नेक्स्ट आपका जो है सेक्शन 7 में प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया बताई गई है, कि अगर हमें उपदान लेना है रिटायरमेंट के पश्चात या अर्धवर्षता के पश्चात, किसी बीमारी के पश्चात, कार्यस्थल में कार्य करने की बीमारी के पश्चात, दुर्घटना के पश्चात, निशक्तता आ गई है, दुर्घटना के बाद मृत्यु हो जा रही है, तो सेक्शन 7 की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के पश्चात ही आपको उपदान संदाय किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए सेक्शन 7A, इंस्पेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर 7A की समुचित सरकार जो है इस अधिनियम के द्वारा अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करके एक या एक से अधिक इंस्पेक्टर की नियुक्ति कर सकता है। अब समुचित सरकार जो जिसकी योग्यता होगी उस योग्यता के अनुसार ही निरीक्षक की वो नियुक्ति करेगा, और इसमें सेक्शन 7 क्लॉज A में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर निरीक्षक की नियुक्ति करता है तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी सेक्शन 21 के द्वारा उसको एक लोक पब्लिक सर्वेंट मतलब लोक सेवक उसको समझा जाएगा। निरीक्षक, अब निरीक्षक की नियुक्ति क्यों की गई है कि क्या नियोजक जो है इस अधिनियम के द्वारा अपने स्थापन में कर्मचारियों को उपदान का संदाय कर रहे हैं शर्तों के अनुसार या नहीं, इसीलिए जो है समुचित सरकार निरीक्षक की नियुक्ति
करता है। सेक्शन 7B निरीक्षकों की शक्तियाँ। अब सेक्शन 7B में बताया गया निरीक्षकों की कौन सी शक्तियां दी गई हैं, क्योंकि आईपीसी सेक्शन 21 में उनको एक लोक सेवक कहा गया है। तो निरीक्षक की शक्ति क्या है, जो आपके इसमें बताए गए हैं दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के द्वारा उनको सेक्शन 94 में वो तलाशी ले सकता है, जांच कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है, उसके द्वारा वो सारी प्रक्रिया को कर सकता है। और नेक्स्ट इसमें शक्ति दी गई है कि आईपीसी जो है सेक्शन 175, 176 के द्वारा जो भी उसको न्यायिक कार्रवाई करनी है वो न्यायिक कार्रवाई करके वो विवाद का निपटारा मतलब कर सकता है। नियोजक क्या है, वो दस्तावेज जो नियोजक से जो आपके नियोक्ता होंगे उनसे वो दस्तावेज मंगा सकता है, वो जांच करा सकता है। किसी भी कारखाने खान विवाद मतलब कि वहाँ पे अगर उपदान का संदाय नहीं किया जा रहा है तो इंस्पेक्टर जो है वो निरीक्षक क्या करेगा, उस कार्यस्थल की जांच भी करवा सकता है, क्या कारण है कि वहाँ पे उनको उपदान का संदाय नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका जो है रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी सेक्शन 8 उपदान की वसूली, कि अगर कोई भी जो इसमें नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है सेक्शन 3 के द्वारा, कि अगर जो नियोजक किसी भी कर्मचारी को या नियोक्ता एम्प्लॉयज़ को या लेबर को अगर वो उपदान का संदाय नहीं कर रहा है, उसने शर्तें पूरी कर ली है, निरंतर सेवा उसने अगर पूरी कर ली है, तो जो है आपका जो है इसमें जो नियंत्रक प्राधिकारी हैं वो नियोजक से उपदान की वसूली भी कर सकता है, कि जितना अमाउंट है, जितना अगर वो देर करेंगे उसकी चक्रविधि ब्याज इंटरेस्ट के साथ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इसमें बताया गया, उस इंटरेस्ट के द्वारा उसकी रिकवरी करके वो अमाउंट जो है कर्मचारी को दिला सकता है, विवाद का निपटारा कर सकता है। अब सेक्शन 9 आ जाइए, पेनाल्टीज शास्तियाँ इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम का जो भी नियोजक पालन नहीं करेगा, तो अगर कोई मिथ्या कथन कह रहा है, मिथ्या वापदेशन कर रहा है, तो उसको जो है 6 मास के कारावास की सजा या जो है उसको जो है 10,000 रुपीस या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। सेकेंड आपका जो है इसमें पॉइंट है नियोजक इस अधिनियम के द्वारा बनाए गए किसी भी आदेश का उल्लंघन, कि अगर वो है नियंत्रक प्राधिकारी ने कह दिया कि आपको अमाउंट इतना देना है, आपका विवाद के द्वारा मैंने निर्धारित कर दिया है, लेकिन अगर उसने वो पूरा नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी इसमें कहा गया है उसको जो है 3 माह के कारावास या 1 वर्ष, मतलब मिनिमम 3 years एंड मैक्सिमम 1 year एंड 10,000 मिनिमम एंड मैक्सिमम 20,000 रुपीज दोनों को दंडित किया जाएगा। अगर सेक्शन 9 के जो मैंने 2 आपकी पेनाल्टीज बनाए थे, इन दोनों पेनाल्टीज को वो फॉलो नहीं कर रहा है, कि उनके आदेश का नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, तो इसको जो है 6 मास मिनिमम जो है 6 month, मैक्सिमम आपका है 2 years इम्प्रिजमेंट और मैक्सिमम पेनाल्टीज लगाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माने से उसको वो दंडित करेगा। तो पेनाल्टीज इस अधिनियम की जो शर्तें नहीं पूछता है तो नियोजक को क्या है उसको दंडित किया जाता है। अब इस अधिनियम का जो मैंने आपको बता दिया कि पेनाल्टीज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ग्रेच्युटी जो इस समय इशू चल रहा है, उपदान क्या है कि उपदान का जो 5 वर्ष से 1 वर्ष क्यों कर दिया गया, क्या कारण है, क्योंकि जो आपके जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, जो आपके नियोज एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब क्या है अपना पूरा समय दे रहे हैं वो कार्य को पूरा करने के लिए, तो 5 वर्ष तक जो इधर से उधर हो रहे हैं। जैसे लॉकडाउन के दौरान देखिए कुछ कर्मचारी वहाँ चले गए, कुछ कर्मचारी को यहाँ से दूसरे राज्य में आना पड़ रहा है, उन्होंने अपना कार्य छोड़ दिया, तो उनको लिए कितने वर्ष वहाँ पे काम किया, तो 5 वर्ष अगर उन्होंने नहीं किया है तो उनका वो ग्रेच्युटी अमाउंट पेमेंट नहीं किया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मिनिमम जो है 1 निरंतर सेवा अगर